चलिए श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का ये लास्ट वाला पॉइंट होता है संक्षिप्त सुर्खियाँ। आज उसको चर्चा करेंगे, 2 लेक्चर लगेंगे। संक्षिप्त सुर्खियाँ खत्म हो जाएगी, उसके बाद शुरू होगा इकोनॉमी। आप जिस जर्नी में है ना, इस जर्नी में एक चीज़ आपको बहुत कॉमन मिलेगा। वो कॉमन क्या मिलेगा? जैसे मान लीजिए आप यहाँ से चलना शुरू किए, मतलब इधर से चलना शुरू किए, इधर से इस साइड जाना है आपको। ये आपका इनिशियल फेज है और ये आपका फाइनल फेज है। तो जान लीजिए कि आपको केवल इस फेज में मज़ा आएगा और इस फेज में मज़ा आएगा। मतलब जब आप शुरू कर रहे होंगे आईएएस की तैयारी, आपको बहुत मज़ा आएगा। क्यों? क्योंकि सब मिलेंगे, जो भी मिलेगा ना आपको बहुत इज्जत देगा, बहुत रिस्पेक्ट देगा, बहुत मतलब एकदम समझ लीजिए कि आप आईएएस तैयारी कर रहे हैं, क्या पता टॉप कर जाएं। फिर आप शुरू करते हैं पढ़ाई करना, फिर आपसे जो है ज़्यादा कोई मुलाकात नहीं करेगा। इसी में अगर 2-3 बार फेल हो गए, 4 बार फेल हो गए, तो फिर तो बात ही अलग है। फिर तो भीड़ में तन्हाई वाली स्थिति आ जाएगी। हाँ, अगर फाइनल में पहुंच गए आप, मतलब सिलेक्शन पा गए, पीडीएफ में नाम आ गया, फिर क्या कहना। इसलिए ये वाला जो फेज है, ये वाला पोर्शन, ये वाला फेज बीच वाला, ये बहुत टफ होता है। और जो आज इस श्रृंखला में आप जुड़े हैं, यही बीच वाला फेज है, जहाँ पर आपको अकेले चलना पड़ेगा। कोई नहीं आएगा यहाँ पर आपको समझाने के लिए, बताने के लिए। आपको खुद चेक करना पड़ेगा, खुद जांचना पड़ेगा, खुद मोटिवेट होना पड़ेगा कि हमको संघर्ष करते रहना है। तब तक करते रहना है जब तक ये फाइनल फेज ना आ जाए। चलिए श्रृंखला आगे बढ़ाते हैं। पहला पॉइंट क्या है? भारत में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क IPEF प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तैयार रहिएगा। IPEF के तहत विशेष समझौतों पर हस्ताक्षर किए। किसने किए? भारत ने। ठीक है। न्यूज क्या है? हाल ही में भारत ने IPEF के तहत क्लीन इकोनॉमी देखिए आ गया, फेयर इकोनॉमी, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी और IPEF ओवर रीचिंग व्यवस्था पर केंद्रित अपनी तरह के पहले समझौतों पर हस्ताक्षर किए और उनका आदान प्रदान किया। ये तरह न्यूज। अब मेन चीज़ क्या है कि सबसे पहले ये देख लेते हैं कि IPEF के बारे में। IPEF बेसिकली है क्या, शुरुआत कहाँ? इसे 2022 में, मतलब अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ शुरुआत हुई, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अक्सर यूपीएससी करता है, अगर उस साल करंट अफेयर्स नहीं पूछता है तो घुमा फिरा कर 2 साल के अंदर पूछता है, कभी कभी ऐसा करता है यूपीएससी, इसलिए तैयार रहिएगा। इसे 2022 में टोक्यो जापान, शुरुआत कहाँ पर हुई? जापान में, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद सदस्य कौन है? 14 सदस्य इसमें हैं। कौन कौन? ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत सदस्य, ये ध्यान रखिएगा। भारत IPEF का सदस्य है। इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम और USA। भारत इसका सदस्य है, इंपॉर्टेंट लाइन होती है। उसके बाद अगर आपको लगे कि हाँ इसका जो है हम ये सदस्य याद कर सकते हैं, 14 सदस्य, तो याद कर लीजिएगा, क्या पता कभी पूछ ही ले। यूपीएससी की मन की बात है, क्योंकि अभी नया नया शुरू हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। उसका उद्देश्य, इम्पोर्टेंट क्या है? उद्देश्य क्या है इसमें? हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास। देखिए हिंद प्रशांत, पहले चीज़ देखिएगा, IPEF जैसे आपके दिमाग में आए तो तुरंत क्या आना चाहिए? हिंद प्रशांत क्षेत्र में विकास, शांति और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए साझेदार देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। साझेदार देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना। इसके 4 पिलर्स हैं। पिलर्स कौन कौन हैं? पहला है व्यापार, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी वाला पोर्शन है। मैं बार बार कहता हूँ आपको, इंटरलिंक करने का प्रयास करते रहिएगा। पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, IR आपको दिखता रहेगा, साइंस टेक, सुरक्षा, ये सब दिखता रहेगा एक दूसरे से मिलता जुलता, तो ध्यान रखिएगा। व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन, क्लीन इकोनॉमी और फेयर इकोनॉमी। दोनों शब्द पहले चर्चा हुए ना, क्लीन इकोनॉमी, फेयर इकोनॉमी। उसका व्यापार, आपूर्ति श्रृंखला, लचीलापन। ठीक है। अब बात आती है कि IPEF के तहत शुरू की गई पहल कौन कौन सी हैं, ये जरा देखिएगा।
मतलब एक तो आईपीएफ अपने आप में इम्पोर्टेंट है। अब आईपीईएफ के तहत जो है पहल कौन कौन सी? आईपीईएफ अप स्किलिंग पहल। यह पहल उभरते और मध्यम आय वाले आईपीएफ भागीदार देशों में महिलाओं और लड़कियों के कौशल विकास के लिए है। महिलाओं और लड़की, ये इंपॉर्टेंट है। किसमें? आईपीईएफ अप स्किलिंग पहल। महत्वपूर्ण खनिज संवाद, क्रिटिकल मिनरल डायलॉग, ये क्या है? यह महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने और हिंद प्रशांत क्षेत्र में संधारणीय खनन गतिविधियों को सुनिश्चित करने के उद्देश्य पर केंद्रित है। अन्य पहलें क्या क्या हैं? टेक काउंसिल, कोऑपरेटिव वर्क प्रोग्राम, CWP आदि। ठीक है, ये दोनों जो है पहल थी आईपीईएफ की। अब थोड़ा सा हम जो है इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्या है, सबसे पहला चीज क्या है? आईपीईएफ क्लीन इकोनॉमी समझौता, पिलर 3 इसमें क्या है? क्लीन इकोनॉमी में स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास और उपयोग। किसका? स्वच्छ ऊर्जा, ये ध्यान रखिएगा। स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी का विकास और इसमें क्या है? इसका उद्देश्य आईपीईएफ भागीदारों के बीच ऊर्जा सुरक्षा, जलवायु लचीलेपन और उत्सर्जन में कमी में तेजी लाना। उत्सर्जन में कमी में तेजी लाना मतलब उत्सर्जन में जो कमी हो रही है उसमें तेजी लाना है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या आता है? निवेश और क्षमता निर्माण, ये क्या है? यह उद्योगों, विशेष रूप से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए है। साथ ही इसका उद्देश्य आईपीईएफ कैटेलिटिक कैपिटल फंड नहीं पता है, जाकर के जरूर गूगल सर्च करिएगा। आईपीईएफ एक्सेलरेटर जैसे सहयोगी कार्यक्रमों के माध्यम से भारतीय कंपनियों को वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में एकीकृत करना भी है। ठीक है, अब बात क्या आती है? आईपीईएफ फेयर इकोनॉमी समझौता, पिलर 4। एक तो होगा क्लीन, अब क्या आता है? फेयर इकोनॉमी। सुने रहेंगे तभी काम चल जाएगा, सुने रहेंगे तो कुछ समझ में आ जाएगा। जब पढ़ते भी नहीं, सुनते में तब समस्या आती है। पारदर्शी और पूर्वानुमानित व्यापार एवं निवेश व्यवस्था, इसके तहत भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने, कर व्यवस्था में पारदर्शिता लाने, घरेलू संसाधन जुटाने तथा कर प्रशासन याद रखिए, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, कर प्रशासन में सुधार लाने हेतु पहलों को समर्थन किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है कि सूचनाओं को साझा करने को बढ़ावा, एसेट रिकवरी में मदद तथा सीमा पार जांच और अभियोजन प्रक्रिया को मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा। किस पर? अभियोजन प्रक्रिया, ये इंपॉर्टेंट है, अभियोजन प्रक्रिया। ठीक है, और एक क्या है? सीमा पार जांच। अब क्या आता है? ओवर रीचिंग आईपीएफ समझौता, ओवर रीचिंग आईपीईएफ समझौता, इसमें क्या है देखते हैं। सबसे पहले चीज, उद्देश्य क्या है? ओवर रीचिंग आईपीईएफ समझौता में इसका उद्देश्य क्या है? आईपीएफ से जुड़े अलग अलग समझौतों पर मंत्री स्तरीय लेवल पर उच्च स्तरीय राजनीतिक निगरानी फ्रेमवर्क स्थापित करना। क्या? मंत्री स्तरीय लेवल पर उच्च स्तरीय राजनीतिक निगरानी फ्रेमवर्क स्थापित करना। महत्व क्या है? यह एक औपचारिक तंत्र के जरिए, किसके जरिए? औपचारिक तंत्र के जरिए। यह एक औपचारिक तंत्र के जरिए आईपीईएफ समूह को पहचान दिलाता है और आईपीईएफ साझेदारी को दीर्घकालिक बनाता है। आईपीईएफ साझेदारी को दीर्घकालिक ध्यान दीजिएगा। कभी कभी प्रीलिम्स में क्या होता है कि यही चेंज किया जाता है, दीर्घकालिक को अल्पकालिक कर दिया जाएगा, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। साथ ही इसमें भारत की आर्थिक उत्पादक क्षमता को बढ़ाने और उसे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं से जोड़ने की भी क्षमता है आदि। ठीक है, अब क्या बात आती है? अब आता है पैसिफिक आइलैंड्स फोरम। क्या है? पैसिफिक आइलैंड फोरम। इसमें क्या है? पीआईएफ। कभी कभी प्रीलिम्स में ना सीधे सीधे पूछेगा पीआईएफ के बारे में हाल ही में चर्चाओं में था, क्या है, तो एक समझ बनी रहनी चाहिए। देखते हैं क्या है। पैसिफिक आइलैंड फोरम ने ऑस्ट्रेलिया द्वारा, शब्द कौन सा देश है? ऑस्ट्रेलिया। पैसिफिक आइलैंड फोरम पीआईएफ द्वारा वित्त पोषित पैसिफिक पुलिसिंग इनिशिएटिव पीपीआई का समर्थन किया। किसका? पीपीआई का समर्थन किया। अब देखिए पीपीआई ये क्या है?
पीपीआई को प्रशांत देशों की कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया। किसके लिए? प्रशांत देशों की कानून, प्रशांत देश, ये पता होगा आपको। इससे यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि वे कानून और व्यवस्था संबंधी चुनौतियों एवं आंतरिक सुरक्षा संबंधी खतरों से निपटने के लिए बेहतर ढंग से तैयार है। ठीक है, एक चीज ये देखिए कि पीपीआई पैसिफिक आइलैंड फोरम की 2050 स्ट्रेटजी फॉर ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट के अनुरूप है। नहीं पता है, इसको जरूर जाकर पढ़िएगा। क्या? 2050 स्ट्रेटजी फॉर ब्लू पैसिफिक कॉन्टिनेंट के अनुरूप। ठीक है, विश्लेषक इसे प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा पर चीन के प्रभाव को सीमित करने के कदम के रूप में देखते हैं। चीन के प्रभाव को सीमित करना हमेशा उद्देश्य रहता ही रहता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में भारत इसके लिए हमेशा ये वाला पक्ष जरूर ध्यान रखता है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब बात क्या आती है पीआईएफ के बारे में, पैसिफिक आइलैंड्स फोरम। इसमें क्या है? यह क्षेत्र का प्रमुख राजनीतिक और आर्थिक नीति संगठन है। क्या है? राजनीतिक और आर्थिक, देखिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों शब्द आ रहे हैं, राजनीतिक भी आ रहा है, आर्थिक भी आ रहा है। ठीक है, यह शांति, सद्भाव और समृद्धि के पैसिफिक विजन की दिशा में काम करता है। ठीक है, ये क्या है? थोड़ा सा पीआईएफ के बारे में। इसमें एक चीज और देखिएगा कि इसे 1971 में स्थापित किया गया था। कब? 1971 में। याद रखिए, कभी कभी पूछ लिया जा सकता है फैक्ट टाइप में। पीआईएफ में प्रशांत क्षेत्र के 18 देश शामिल है। प्रशांत क्षेत्र के 18 देश। अब आपको अगर थोड़ा सा डाउट लगे कि प्रशांत क्षेत्र में कौन कौन से देश हैं, तो ये 18 देश देखिए, ये कुछ देश लिखे गए हैं। आप मन करे इन सभी देश को जो है देख सकते हैं कि कौन से हैं ये 18। ठीक है, अब हम बात करते हैं किस पे? प्रशांत क्षेत्र के देशों के समक्ष मौजूद मुद्दे। अब ये मुद्दे कौन कौन से हैं? पहला क्या है? जलवायु परिवर्तन। वैसे ही याद रखिए, पॉइंट हेडिंग बना लीजिएगा कि जब भी मेंस का पेपर लिखेंगे तो उसमें जलवायु परिवर्तन लिखेंगे। उसमें क्या है? पीआईएफ के सदस्य समुद्र के जल स्तर में वृद्धि, महासागर के गर्म होने, अम्लीकरण आदि के कारण सबसे अधिक प्रभावित है। इंपॉर्टेंट, किस कारण? महासागर के गर्म होने, जल स्तर में वृद्धि और अम्लीकरण। ये कभी कभी ऑप्शन में आता है, आपको दिया जाएगा ऑप्शन में कि किसकी वजह ज़्यादा प्रभावित है, तो यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद है भू राजनीतिक शक्ति संघर्ष। भू राजनीतिक शक्ति संघर्ष, इसमें क्या है? इस क्षेत्र पर प्रभाव बनाए रखने के लिए चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संघर्ष जारी है। प्रभाव क्षेत्र के लिए तो जारी रहता है संघर्ष, ये तो आपको पता ही होगा। मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी। मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी, इसमें क्या है? प्रशांत द्वीप समूहों का एशिया और अमेरिका महाद्वीपों से मादक पदार्थों की अंतर्राष्ट्रीय तस्करी के मार्गों पर शरण स्थल के रूप में उपयोग किया जाता है। ये आपने न्यूज़ सुना भी होगा, मतलब पढ़ा भी होगा। जब आप न्यूज़ पेपर पढ़ते होंगे तो ये बहुत मतलब फेमस होता है कि प्रशांत द्वीप समूह जो है एशिया और अमेरिका महाद्वीपों, ध्यान रखिएगा, एशिया और अमेरिका। अब क्या बात आती है कि प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव। प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत का जुड़ाव, अब इसमें क्या है कि महत्व देखिए पहले कि प्रशांत द्वीप समूह भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री हितों के लिए महत्वपूर्ण है। किसके लिए? भारत की ऊर्जा सुरक्षा। ऊर्जा सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये। अब देखेंगे ज्योग्राफी में भी ये क्वेश्चन ऊर्जा से रिलेटेड बनता ही बनता है। ज्योग्राफी में बनता है, इकोनॉमी में भी बनता है कभी कभी, और कभी कभी आपको देखो साइंस टेक में भी बनता है। ये तीनों को मिला जुला रूप होता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। भारत की ऊर्जा सुरक्षा और समुद्री हितों के लिए महत्वपूर्ण है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय, दूसरे ज्योग्राफी, दोनों का मिक्सअप है। इन द्वीप समूहों के साथ संलग्नता क्या है? स्वतंत्र, खुला और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने की व्यापक रणनीति के अनुरूप है। ठीक है, उसके बाद आता है कि शुरू की गई पहलें। अब पहल कौन कौन शुरू की? 2019 शुरू किया गया था इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव। इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव। उसके बाद क्या है कि फोरम फॉर इंडो पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन।
2014, मतलब 2014 में और 2019 में, दोनों याद रखिएगा। 5 साल बाद का गैप है। कौन कौन? इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और फोरम फॉर इंडिया पैसिफिक आइलैंड कोऑपरेशन। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। कहाँ तक पहुंचे? टाइम क्या हुआ? 15 मिनट। ठीक है, चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र ने भविष्य के लिए संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में पैक्ट फॉर द फ्यूचर को अपनाया। किसको? पैक्ट फॉर द फ्यूचर। अब इसमें क्या है? पैक्ट फॉर द फ्यूचर, इसमें देखते जरा। इस पैक्ट के साथ साथ इनके अनुलग्न को ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और ए डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस, ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट और ए डिक्लेरेशन ऑफ ऑन फ्यूचर जनरेशन को भी अपनाया गया। यह पैक्ट और साथ ही ये अनुलग्न 21वीं सदी की चुनौतियाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हैं? जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, मानवाधिकार। ये कहीं पर आपसे पूछ लिया था, या आप कहीं पर मेंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। 21वीं सदी की चुनौती, आप निबंध में पेपर में भी आराम से यूज कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन, संघर्ष, मानवाधिकार आदि का समाधान करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस पैक्ट को सदस्य देशों ने सर्वसम्मति से अपनाया है। हालांकि इसमें रूस के नेतृत्व में 7 देशों का एक छोटा समूह शामिल नहीं है। कौन सा? रूस के नेतृत्व में। ठीक है, अब एक चीज क्या है कि पैक्ट के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित है। पैक्ट के मुख्य प्रावधान कौन कौन से हैं? संधारणीय विकास और विकास के लिए वित्त पोषण। संधारणीय विकास दोनों इंपॉर्टेंट है। संधारणीय विकास इंपॉर्टेंट है और वित्त पोषण दोनों इंपॉर्टेंट है। इसमें विकासशील देशों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में अधिक अधिकार देना शामिल है। किसको? विकासशील। बराबर बराबर नहीं, विकास और विकसित के बराबर बराबर ऐसा नहीं है। अत्यधिक निर्धन लोगों की सुरक्षा के लिए वैश्विक वित्तीय सुरक्षा जाल को मजबूत किया जाना चाहिए। किसके? अत्यधिक निर्धन लोगों की सुरक्षा के लिए। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, अत्यधिक निर्धन लोगों वाली बात। उसके बाद आता है कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, इसमें क्या है? इससे पहले हम जो है एक बार ये वाला देख लेते हैं पोर्शन, ये जो आपका कुछ दिया गया है। पैक्ट फॉर द फ्यूचर के अनुलग्नक, इसमें क्या क्या है? ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट, यह एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी के अंतर्राष्ट्रीय विनियमन पर विश्वव्यापी समझौता है। ग्लोबल डिजिटल कॉम्पैक्ट क्या है? एक समझौता, पर दिए ध्यान रखिए, एक समझौता है। किसमें है? एआई, डिजिटल प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय विनियमन पर। इंटरनेशनल आ गया आपका, एआई और डिजिटल प्रौद्योगिकी साइंटिफिक, दोनों आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। अभी क्या है कि यह समझौता डिजिटल डिवाइड, मैंने पिछले वाले जब आपसे ये मैं कह रहा हूँ बार बार कि अगर आप सीरीज में बने होंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि एक समय बाद चीज़ें रिपीट होने लगती हैं, शब्द रिपीट होने लगते हैं, कॉन्सेप्ट रिपीट होने लगता है, काफ़ी चीज़ें रिपीट होने लगती हैं। अगर आप श्रृंखला में बने हुए हैं तो आसान हो जाएगा, क्योंकि अभी हो सकता है टाइम लग रहा है, लेकिन कुछ समय बाद मैं खुद ही गति बढ़ा दूँ कि मैं ये कहने लगूँ कि ये चीज़ आपको पता होगा, ये चीज़ आपको पता होगा, क्योंकि श्रृंखला चल रही है। और इस श्रृंखला में ऐसा नहीं है कि बस जैसे शुरुआत हुआ वैसे अंत होगा, नहीं, थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको इसमें जो है, अब जैसे मैंने कहा आपको डिजिटल डिवाइड, मैंने बताया था आपको डिजिटल डिवाइड अगर आपको पता होगा तो आसानी से आप समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा था कि डिजिटल डिवाइड में क्या होता है कि कुछ लोग पास डिजिटल सुविधाएं होती हैं, कुछ लोग पास नहीं होती हैं। तो जिनके पास होती है वो अपना अच्छे से यूज करते हैं, और जिनके पास नहीं होती है उनके लिए समस्या पैदा होती है। योजनाओं का फ़ायदा नहीं उठा पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं चीज़ों को, सीख नहीं पाते हैं, कई चीज़ें होती हैं। तो ये सब क्लियर रखिए, ठीक है। डिजिटल डिवाइड, साइबर सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग जैसे मुद्दों का समाधान सुझाते हुए डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा सतत विकास में योगदान, मतलब डिजिटल प्रौद्योगिकी द्वारा सतत विकास में योगदान, ये अपने आप में ही इंपॉर्टेंट लाइन है, वैसे ध्यान रखिए इसको। योगदान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्धताओं को रेखांकित करता है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशंस, डिक्लेरेशन ऑन फ्यूचर जनरेशन, इसमें क्या है?
पर्यावरण संरक्षण और अंतर पीढ़ीगत समानता को बढ़ावा देकर भावी पीढ़ियों के कल्याण को सुरक्षित करना चाहिए। ठीक है, अब हमने जो है जहाँ पे छोड़ा था उसको लेकर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा। परमाणु हथियारों, देखिए अंतर्राष्ट्रीय शांति जब बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तुरंत किसका जिक्र होता है? परमाणु हथियारों का। अब ये बात आपको धीरे धीरे अपने आप ही सेट हो जाएगी दिमाग में कि जब भी हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा की या शांति की बात करेंगे तो किसकी बात शुरू हो जाएगी? परमाणु हथियारों की। परमाणु हथियारों को पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए पुनः प्रतिबद्धता प्रकट की गई है। घातक स्वचालित हथियार जैसी नई तकनीकों के शस्त्रीकरण और दुरुपयोग से बचना चाहिए। तो ये तो अच्छी बात है, बचना चाहिए, लेकिन बचे कैसे, समस्या ये होती है। उसके बाद देखिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार और डिजिटल सहयोग। विज्ञान प्रौद्योगिकी, नवाचार और डिजिटल सहयोग। मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए जिम्मेदार और नैतिक तरीके से वैज्ञानिक अनुसंधान किए जाने चाहिए। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें दिखा आपको? मानवाधिकारों की रक्षा करते हुए, मतलब कि आपको ये ध्यान रखना है जब आप बात कर रहे हैं वैज्ञानिक अनुसंधान की, तो कई बार मानव अधिकारों का हनन हो जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई दवा बनाई जा रही है तो उसका एक्सपेरिमेंट किस पर कर दिया जाता है? जो कमज़ोर लोग हैं या जिनको मतलब कि जिनके ऊपर नहीं करना चाहिए, जिनके भी अपने कुछ अधिकार हैं, उनके अधिकारों का हनन कर दिया जाता है। तो इस तरह से कई चीज़ होती हैं। उसके बाद है इसमें स्थानीय और पारंपरिक ज्ञान की रक्षा करना। स्थानीय मतलब जहाँ की बात हो रही वहाँ की, और पारंपरिक उनके पारंपरिक ज्ञान, एक उनके जो स्थानीय है और उनके पारंपरिक की रक्षा करना। महिलाओं को सशक्त बनाना, उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न होने वाले लैंगिक जोखिमों को दूर करना। पॉइंट देख रहे हैं कि उभरती प्रौद्योगिकियों से उत्पन्न, मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो प्रौद्योगिकियां उभर रही हैं अभी, उनसे भी लैंगिक जोखिम हो सकता है, उनसे भी लैंगिक जोखिम हो सकता है। तो जब आप ऐसी कुछ प्रौद्योगिकी की बात करेंगे तो वहाँ पर लैंगिक जोखिम नहीं होना चाहिए। मतलब ये कहना चाह रहे हैं उभरती प्रौद्योगिकी से उत्पन्न होने वाले लैंगिक जोखिमों को दूर करना शामिल है। ठीक है, उसके बाद क्या पॉइंट है कि युवा और भावी पीढ़ी, निर्णय लेने के दौरान भावी पीढ़ियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। मतलब आपके किसी भी निर्णय में ये ध्यान रखना है कि जो युवा हैं और जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको जो है किसी भी तरीके से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये चीज़ जो है जब आप कोई भी निर्णय लेते हैं ध्यान रखना है। वैश्विक गवर्नेंस में बदलाव। वैश्विक गवर्नेंस में बदलाव ये क्या कह रहे हैं कि बाह्य अंतरिक्ष के गवर्नेंस संबंधी अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क को मजबूत करना। बाह्य अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अलग चीज़ है, अंतरिक्ष में ही क्या है? बाह्य अंतरिक्ष। तो इसको आप क्लियर होना चाहिए। तो बाह्य अंतरिक्ष के गवर्नेंस, उसके गवर्नेंस की बात हो रही है, संबंधी अंतर्राष्ट्रीय फ्रेमवर्क को मजबूत करना चाहिए। साथ ही बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की होड़ को रोकना चाहिए। बाह्य अंतरिक्ष में जो हथियारों की बात हो रही है उसकी अफ्रीका के अधिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देते हुए, अफ्रीका के अधिक प्रतिनिधित्व को प्राथमिकता देते हुए यूएनएससी, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रभावशीलता और प्रतिनिधित्व में सुधार करना चाहिए। किसमें? यूएनएससी। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी सारी बातें समझ में आई होगी। अब कौन सा नेक्स्ट आर्टिकल है ये देखिए। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद ने संयुक्त गतिविधियों के लिए कार्य योजना बनाई, इसके बारे में है। आज के लिए कितना है ये आर्टिकल, उसके बाद ये, उसके बाद ये बचा हुआ है, ये काफ़ी कुछ बचा हुआ है। मतलब कि एक बार चेक कर लेते हैं, शायद 1-2 लेक्चर और लगे क्या। एक पेज ये 1 2 3 4 5, मतलब टाइम क्या हुआ? 24 मिनट। अगर हम 1-2 पेज और ख़त्म कर दें तो शायद, चलिए ले लेंगे 2 लेक्चर ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
एक लेक्चर इस पे चलेगा। आज के तक ऑलरेडी जो है आधा घंटा हो चुका है। तो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे भारत और खाड़ी सहयोग परिषद में संयुक्त गतिविधियों के लिए कार्य योजनाएं अपनाई, इसके बारे में चर्चा करेंगे। 2 लेक्चर लगेंगे, अगर 5 पेज है पूरा मिला करके तो 1-2 पेज में हो जाएगा, 1-2 लेक्चर में। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।